हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने ईरानी शैली को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुग़ल कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे भारत में मुग़ल वंश की। जिसमें भारत के मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। तो हम स्टार्टिंग करेंगे बाबर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर कौन था? तो बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के बारे में। बाबर, ठीक है। चलिए, अगर हम बाबर के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका समय 1526 से लेकर 1530 माना जाता है। 1526 से लेकर 1530 इन्होंने जब से शासन किया है भारत में, यानी 1526 से लेकर 1530 तक। तो हम वो टाइम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, इनको क्या माना जाता है? बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको मुग़ल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसका मुग़ल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जिन्हें हम किसके नाम से? बाबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। ये इनका हो गया पूरा नाम। ये इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ है फरगना उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पर हुआ है? फरगना उज़्बेकिस्तान में। तो कब हुआ है? 14 फरवरी 1483 को फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ है। फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ है। फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता क्या थी? एक मंगोल थी। कौन थी? मंगोल वंश से संबंधित थी। तो इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, ये सब आपके एग्जाम में जाता है, मगर ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुतलुग निगार खानम ये किस वंश से संबंधित है? तो ये मंगोल वंश से संबंधित है। किससे? मंगोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है इनके पिता। तो इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा थे। कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो किससे संबंधित थे? तैमूर वंश से संबंधित थे। इसे तैमूर वंश से संबंधित थे। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुग़ल वंश के बारे में जान लेते हैं। तो मुग़ल शब्द की अगर बात करें, जो आपका मुग़ल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये बना है मंगोल से बना है। ये किस शब्द से बना हुआ है? मंगोल शब्द से बना हुआ है। मुग़ल आपका मंगोल शब्द से बना हुआ है। और मंगोल क्या है? मंगोल एक मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक है। एक जनजाति है, ठीक है। और बाबर की जो माता थी वो किस वंश से संबंधित थी? मंगोल वंश से संबंधित थी। इसके कारण इस वंश को क्या कहा जाता है? मुग़ल वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुग़ल वंश कहा जाता है। और इस बाबर को क्या माना जाता है? मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर? फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ है। इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता थी कुतलुग निगार खानम, जो किस वंश से संबंधित थी? मंगोल वंश से संबंधित थी, जिसके कारण मंगोल वंश और तैमूर वंश के क्या होता है? मुग़ल वंश का उदय होता है, ठीक है। तो इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा थे। तो ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब बाबर 11 वर्ष के थे तो इनके पिता का मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब बाबर क्या थे? 11 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में राजगद्दी को संभालना पड़ा था, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। नेक्स्ट है 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने कहाँ की गद्दी को संभाला था? फरगना की गद्दी को संभाला था, ठीक है। तो 11 वर्ष की उम्र में
फरगना की गद्दी को संभाला, उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठे। आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, फरगना, तो ये कहाँ के रहने वाले यानी फरगना ही के हैं। तो इन्होंने कहाँ के गद्दी को संभाला था, फरगना की गद्दी को संभाला था। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में ये कहाँ पर, फरगना की गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनके भारत आने का क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिर्फ बाबर की जो संबंधित कलाएं हैं उनसे ही प्रश्न आएंगे, तो बस हम सिर्फ बेसिक्स जान रहे हैं थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट 1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, और वह किसके मध्य होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ये किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, हार हुई थी, और इस तरह से बाबर का भारत पर अधिकार हो गया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की जब हार हो गई तो बाबर का भारत पे अधिकार हो गया था। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कुछ बाबर के बारे में पॉइंट जो बाबर से संबंधित हैं, ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो बाबर ने गाजी और कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने गाजी, कलंदर और बादशाह की उपाधि धारण की थी। गाजी, कलंदर और किसकी, बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने, बाबर ने। अगर बाबर की उपाधि पूछी जाएंगी तो किस किस की थी, उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि धारण की थी और बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, बाबर एक क्या थे, एक कवि थे, साथ ही साथ एक लेखक थे। तो बाबर एक कवि और लेखक थे, एक कवि और लेखक आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, जिसको हम तुझे के बाबरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने तुर्की गीतों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित करवाया, दीवान नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बाबर ने अपने तुर्की गीतों का संग्रह, किसने, बाबर ने तुर्की गीतों का संग्रह किस नाम से, दीवान नाम से प्रकाशित करवाया था। किस नाम से, दीवान नाम से प्रकाशित करवाया था। बाबर को मुवैयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाबर मुवैयान शैली का जन्मदाता, मुवैयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसको, बाबर को मुवैयान शैली का जन्मदाता। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो बाबर से संबंधित थे। ये जब 11 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो यानी इन्होंने बहुत कम उम्र में इस परगना की गद्दी को संभाला था। ठीक है, और 1526 में ऐसा मौका मिलता है बाबर को जिस बाबर की नज़र बहुत पहले से ही भारत पर थी, पर जब उसे भारत की डावाडोल स्थिति का पता चला तो उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध किनके मध्य होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, और इस तरह से बाबर भारत पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है, अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो इन्होंने कलंदर और बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर क्या है, एक कवि हैं और साथ ही साथ लेखक हैं। इनके तुर्की गीतों का संग्रह क्या कहा जाता है, दीवान कहा जाता है, और मुवैयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे बाबर कालीन कला के बारे में। अब हम देखेंगे बाबर कालीन कला में, जिसमें हम बाबर की स्थापत्य कलाओं के बारे में जानेंगे, साहित्य के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने किया है वो सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इनकी वास्तुकला के बारे में, यानी इन्होंने स्थापत्य कला से जो भी कार्य किए हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले बाबरकालीन कला, तो पहले वास्तुकला के बारे में देखेंगे। या फिर स्थापत्य कला, यानी जिन जिन चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने कटे सिरों वाली मीनार बनवाई है। कौन सी, कटे सिरों वाली मीनार बनवाई है।
पहला लिखेंगे कटे सिरों वाली मीनार, जिसका निर्माण किसने करवाया है? बाबर ने करवाया है। और कहाँ पर करवाया है? तो इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है आपकी पानीपत की मस्जिद। पानीपत की मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया? तो पानीपत की मस्जिद भी बनवाई थी बाबर ने। और कहाँ पर बनवाई थी? तो हरियाणा में बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? हरियाणा में बनवाई थी। नेक्स्ट है संभल की मस्जिद। संभल की मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? हरियाणा में है। संभल की मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसका निर्माण भी किसने करवाया है? बाबर ने करवाया है। तो ये हो गई तीन स्थापत्य कलाओं के बारे में जाना। अब आगे और स्थापत्य कलाओं के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद। कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया है। और कहाँ करवाया है? तो इसका निर्माण पानीपत में करवाया गया है। कहाँ पर? पानीपत में करवाया गया है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद। और आप ये साथ साथ लिखते चलिए, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं इसीलिए लिखा के पढ़ा रही हूँ ताकि आप साथ साथ लर्न भी करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि आप लिखेंगे तभी तो आपको लर्न होगा। तो बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? अयोध्या में है। अयोध्या में, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। किसने करवाया है? बाबर के सेनापति। बाबर के सेनापति कौन थे? मीर बाकी। बाबर के सेनापति किसने? मीर बाकी ने करवाया है। और कहाँ पर करवाया है? तो अयोध्या में करवाया है। ठीक है। और कब करवाया था? तो 1526 में करवाया था। इसका निर्माण 1526 में हुआ है। बाबरी मस्जिद को कुछ हिंदुओं ने 6 दिसंबर 1992 को नष्ट कर दिया था। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ये पॉइंट है कि बाबरी मस्जिद को किसने? कुछ हिंदू थे, उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को इसको नष्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे कि बाबरी मस्जिद को कब नष्ट कर दिया गया था। तो इसको नष्ट कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। और किसने? कुछ हिंदुओं के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। कुछ हिंदुओं के द्वारा। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ हिंदुओं के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बाबर ने सर्वप्रथम भारत में बाग बगीचे लगाने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो इस पॉइंट को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम बाग बगीचे लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत में सर्वप्रथम बाग बगीचे लगाने की शुरुआत बाग बगीचे लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो बाबर ने की थी। और जिसका उदाहरण क्या है? आगरा का आराम बाग माना जाता है, जो 4 बाग पद्धति पर बनाया गया है। और जिसका उदाहरण क्या है? आगरा का आराम बाग। आगरा का आराम बाग। आगरा का आराम बाग ये किस पद्धति पर आधारित है? तो ये 4 बाग पद्धति पर बनाया गया है। 4 बाग पद्धति पर आधारित। ठीक है। तो ये हो गया आराम बाग, जो आपका कहाँ पर है? आगरा में है। बाग बगीचे का निर्माण करवाने की जो परंपरा है वो मुगलों की एक नवीन परंपरा थी भारत में। और भारत में सर्वप्रथम, अगर बाबर की बात करें तो इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम चौखंडे या ज्यामितीय आकार के बाग बगीचे लगाने की परंपरा की शुरुआत की थी। और
आपने देखा कि आगरा का जो आराम बाग है ये किस पर आधारित है, चारबाग पद्धति पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं चौखंडे या ज्यामितीय आकार के बाग का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम बाबर की आत्मकथा के बारे में। बाबर की आत्मकथा, आप जानते हैं बाबर की आत्मकथा को क्या कहते हैं, तो तुझके बाबरी, किसके, तुझके ए बाबरी के नाम से जानते हैं, तुझके बाबरी के नाम से जानते हैं, और जिसे हम बाबर नामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबर नामा कहते हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे सबसे पहले तो कि तुझके बाबरी किसकी है, तो ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी, बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर ने स्वयं लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी, ये बाबर ने स्वयं लिखी थी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से जान लेंगे। तो तुझके बाबरी जिसको बाबर ने स्वयं लिखा है, किस भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है इसको। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा है इसको। और ये किस शैली पर आधारित है, तो ये इनकी आत्मकथा गद्य शैली पर आधारित है। गद्य शैली पर आधारित है, गद्य शैली पर आधारित है। नेक्स्ट है, अगर हम इसके अनुवाद की बात करें, इसका अनुवाद किया था, तो इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने। अनुवाद किस भाषा में किया गया है, फारसी भाषा में। और ये फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे और देखेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और इसका चित्रण किसके काल में हुआ था, तो इनकी जो आत्मकथा है इसका चित्रण किया गया था अकबर के काल में। इसका चित्रण किसके काल में किया गया था, तो अकबर के काल में किया गया था, काल में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था इसका फारसी अनुवाद। और आपसे पूछता है कि बाबर की आत्मकथा यानी तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, और बाबर की आत्मकथा किसने लिखी, तो बाबर ने स्वयं लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी। और ये किस शैली पर आधारित थी, तो ये गद्य शैली पर आधारित थी। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक मस्जिद का उल्लेख किया है। तो वह मस्जिद कौन सी है, समरकंद की मस्जिद है, जिसमें बाबर ने बताया है कि ये चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, समरकंद की मस्जिद का उल्लेख किया है किसमें, बाबर ने अपनी आत्मकथा में। समरकंद की मस्जिद का उल्लेख, समरकंद की मस्जिद का उल्लेख। और जो किससे सजी हुई थी, जो चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी, जो चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी, से सजी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा यानी तुझके बाबरी में एक चित्र प्राप्त होता है जो बाबर की आत्मकथा का एक उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। तो वह चित्र है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे उत्कृष्ट चित्र। ये सब बाबर की आत्मकथा की ही बात हो रही है। ठीक है, मैंने पहले ही हेडिंग डाल दी, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं। उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो बाबर की आत्मकथा को उत्कृष्ट चित्र माना जाता है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, यह हो गया इनका उत्कृष्ट चित्र। आपसे पूछा जा सकता है कि तुझके बाबरी का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा क्या है, तो तुझके बाबरी है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बाबर नामा के नाम से जानते हैं। और इसे किसने लिखा था, तो बाबर ने स्वयं लिखा था। और किस भाषा में लिखा था, तो तुर्की भाषा में लिखा था। किस शैली पर आधारित थी, तो गद्य शैली पर आधारित थी।
इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। अगर हम इसके चित्रण की बात करें तो इसका चित्रण अकबर के काल में हुआ था, ठीक है, किसका? बाबर की आत्मकथा का। और इसमें समरकंद की मस्जिद का उल्लेख किया गया जो चीनी तस्वीरों से सजी हुई थी। उत्कृष्ट चित्र आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरनामा का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए। तो ये हो गई बाबर की आत्मकथा संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जिसमें मैंने ईरानी शैली पढ़ाई थी आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 चित्रकारों का वर्णन किया है। और वह चित्रकार कौन थे? बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र थे। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 2 चित्रकारों का वर्णन किया है। किसने? बाबर ने। 2 चित्रकारों का वर्णन किसमें किया गया है? तो तुझके बाबरी में किया गया है। तो पहले चित्रकार कौन है? बेहज़ाद, जिनको हमने ईरानी शैली में पढ़ा था और जिनको ईरानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है शाह मुज़फ़्फ़र। शाह मुज़फ़्फ़र, इन दोनों चित्रकारों का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। चलिए अब बेहज़ाद के बारे में थोड़ा देख लेंगे। बेहज़ाद, आप जानते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो पूर्व का राफेल कहा जाता है। आलेखन चित्रण का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि बेहज़ाद किसके चित्रण में निपुण थे? तो वह आलेखन चित्रण में निपुण थे, ठीक है, यानी आलेखन चित्रण का विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है। और साथ ही साथ इन्हें ईरानी शैली का संस्थापक माना जाता है। किसका? ईरानी शैली का संस्थापक माना जाता है। ईरानी शैली का संस्थापक माना जाता है। के बारे में कहा है कि यह क्या? बेहज़ाद जो थे वह दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। कैसे? तो ये दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। ठीक है। तो ये हो गए बेहज़ाद के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया। इनको क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है और आलेखन चित्रण का विशेषज्ञ कहा जाता है। इनको ईरानी शैली का संस्थापक माना जाता है। और दाढ़ी रहित चेहरे ये ठीक से नहीं बना पाते थे। ऐसा किसने कहा है? बाबर ने कहा है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि बेहज़ाद किसके दरबार से संबंधित थे। तो पहले ये सुल्तान हुसैन बोगरा के दरबार में कार्य करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात ये किसके दरबार में कार्य करने लगे थे? तो सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य करने लगे थे। तो यानी ये बेहज़ाद बाबर के समय भी थे, बाबर के समय में ये थे, इसीलिए इनका वर्णन किया है किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा में। नेक्स्ट है शाह मुज़फ़्फ़र। शाह मुज़फ़्फ़र ये दूसरे चित्रकार हैं जिनका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। शाह मुज़फ़्फ़र के लिए कहा जाता था कि ये सादृश्य चित्रण बहुत अच्छा करते थे, यानी सादृश्य चित्रण में निपुण थे। सादृश्य चित्रण में निपुण। और इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है, यानी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ये हो गया शाह मुज़फ़्फ़र के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व राफेल किसे कहा जाता है? तो बेहज़ाद को कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि शाह मुज़फ़्फ़र किसके चित्रण में निपुण थे? तो सादृश्य चित्रण में निपुण थे। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाबरकालीन पुस्तकों के बारे में देखेंगे। बाबरकालीन पुस्तकें। बाबरकालीन पुस्तकों में हम सबसे पहले देखेंगे शाहनामा को। शाहनामा जो किसकी पुस्तक थी? यह थी फिरदौसी की पुस्तक, और जिसको बाबर अपने साथ भारत लाए थे। बाबर फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा को अपने साथ भारत लेकर आए थे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे शाहनामा। शाहनामा
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शाहनामा किसकी पुस्तक है। तो सबसे पहले ये फिरदौसी की पुस्तक है और जिसे क्या कहा जाता है, फारस का होमर भी कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है, फारस का होमर भी कहा जाता है, फारस का होमर। ठीक है, तो फिरदौसी को हम क्या कहते हैं, फारस का होमर कहते हैं। और ये किनके दरबारी कवि और विद्वान थे, तो ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि और विद्वान थे। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे, महमूद गजनवी के क्या थे, ये दरबारी कवि थे और विद्वान थे, दरबारी कवि और विद्वान। ठीक है, तो ये हो गया फिरदौसी के बारे में। अब फिरदौसी की पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शाहनामा का अगर विषय की बात करें तो शाहनामा का विषय क्या है, तो इसमें ईरानी राजाओं का इतिहास बताया गया है। किसका, ईरानी राजाओं का इतिहास बताया गया है, ईरानी राजाओं का इतिहास। यानी इसमें ईरानी राजाओं की जो विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, या ईरान के जो शासक थे उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है किसमें, शाहनामा में। और इसकी बाबर द्वारा इसकी एक प्रति कहाँ लाई गई थी, जो बाबर द्वारा इसकी प्रति लाई गई थी भारत में, किसकी, शाहनामा की, जो वर्तमान में अभी कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। ठीक है, और इसमें इस पुस्तक में इसका विषय क्या क्या है, तो इसमें फारसी पौराणिक कथाएं भी हैं, इसमें फारसी पौराणिक कथाएं, भी हैं इसमें। नेक्स्ट अब देखेंगे इसका संग्रह कहाँ पर है, यानी ये पुस्तक कहाँ पर संग्रहित है। तो ये पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में संग्रहित है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, यहाँ पर ये पुस्तक संग्रहित है। और इसके चित्रण की बात करें तो इसका चित्रण भी किसके काल में हुआ था, इसका चित्रण भी अकबर के काल में हुआ था। किसका, शाहनामा का, अकबर के काल में, अकबर के काल में किसका चित्रण हुआ था, शाहनामा का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में बात। तो इस पुस्तक को जो बाबर था वो कहाँ से लेके आए थे, अपने साथ ईरान से लेकर आए थे। अब इसमें नोट करके लिखेंगे कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, कौन सा, मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ, मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वह है शाहनामा। मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ तो वह कौन सा है, शाहनामा है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल काल का प्रथम या फिर प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ। अगर आपसे प्राचीन ग्रंथ पूछा जाएगा तब तो शाहनामा है। ठीक है, मगर अगर आपसे प्रथम या फिर प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछा जाएगा तो वह कौन सा है, अमीर ए हमजा, अमीर ए हमजा। तो ये इनका अमीर ए हमजा। ठीक है, ये हमारा क्या, मुगल काल का प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है, अमीर ए हमजा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बाबर के समय के हैं, यानी पुस्तकों से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। शाहनामा किसकी पुस्तक थी, तो फिरदौसी की थी। किसकी थी, फिरदौसी की थी, यानी शाहनामा को लेखक कौन थे, फिरदौसी थे। और इनको क्या कहा जाता था, तो इनको फारस का होमर कहा जाता था। और ये फिरदौसी कौन थे, तो ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे और विद्वान थे साथ ही साथ। ठीक है, और इन्हें इस पुस्तक का विषय क्या था, तो इस पुस्तक का विषय था ईरानी राजाओं का इतिहास इसमें बताया गया था और फारसी पौराणिक कथाएं लिखी गई थी इस पुस्तक में। और इस पुस्तक का संग्रह कहाँ पर है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में ये पुस्तक संग्रहित है। और इसका चित्रण किसने करवाया था, तो अकबर के काल में अकबर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो वह शाहनामा होगा, और मुगल काल का प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछा जाएगा तो अमीर ए हमजा होगा। अब देखेंगे बाबर से संबंधित प्रमुख चित्रों को।
तो बाबर से संबंधित प्रमुख चित्र देखेंगे अब। तो पहला चित्र है, एक तो मैंने आपको बताया था जब मैं उनकी आत्मकथा आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। ठीक है, तो ये एक इनका चित्र हो गया। तो सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, कौन सा, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये क्या है, ये इनका उत्कृष्ट चित्र है तुझके बाबरी का। और इसका चित्रण कब किया गया था, 1597 में किया गया था, 1597 में किया गया था। नेक्स्ट चित्र, बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए। बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, ये इनका दूसरा चित्र हो गया, निरीक्षण करते हुए। नेक्स्ट है इनका चित्र, बाबर सोन नदी को पार करते हुए। बाबर सोन नदी को पार करते हुए, बाबर सोन नदी को पार करते हुए, बाबर सोन नदी को पार करते हुए। ये होगा इनके 3 प्रमुख चित्र जो बाबर से संबंधित हैं। कौन सा, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये कब बनाया गया, 1597 में बनाया गया था। और नेक्स्ट है आपका बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए। और थर्ड है बाबर सोन नदी को पार करते हुए। इसको कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया है 1598 में। कब बनाया गया, 1598 में बनाया गया, 1598 में बनाया गया। नेक्स्ट अगर इस चित्र के चित्रकार की बात करें तो इस चित्र के जो चित्रकार हैं वह हैं जगन्नाथ। कौन है, जगन्नाथ हैं। इस चित्र को बनाया किसने है, तो इसको जगन्नाथ ने बनाया है। किसके काल में, अकबर के काल में। और ये चित्र किस पर आधारित है, तो बाबरनामा की कहानी पर आधारित है। किस पर, बाबरनामा की कहानी पर आधारित है ये चित्र। ठीक, बाबरनामा की कहानी पर आधारित है। और ये चित्र अब संग्रहित कहाँ पर है, तो अगर इस चित्र के संग्रह की बात करें तो यह चित्र नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। तो ये हो गए इनके प्रमुख चित्र के बारे में बात। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे बाबर की मृत्यु के बारे में। बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु कब होती है, 20 दिसंबर 1530 को। कहाँ पर, आगरा में होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु इनकी मृत्यु होती है 20 दिसंबर 1530 को। कहाँ पर होती है, तो आगरा में होती है। आगरा में मृत्यु हुई तो इनका मकबरा भी कहाँ पर बनाया गया, आगरा में बनाया गया। मतलब इनको दफनाया कहाँ पर गया, आगरा में दफनाया गया। किसको, बाबर को। नेक्स्ट है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के मकबरे से संबंधित देखेंगे। अब बाबर के मकबरे के बारे में देखेंगे। बाबर का मकबरा, तो इनको प्रारंभ में कहाँ पर दफनाया गया था, प्रारंभ में इनको आगरा में दफनाया था। आगरा में दफनाया गया, यानी बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद इनको कहाँ पर, काबुल में दफना दिया गया था। काबुल में दफना दिया गया था। ठीक है, कुछ दिनों बाद। ठीक है, कितने, कुछ दिनों बाद इनको कहाँ पर दफना दिया गया था, काबुल में दफना दिया था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था, तो जब बाबर की जो आत्मकथा है यानी तुझके बाबरी, इसका जब फारसी अनुवाद कौन कर रहा था, अब्दुल रहीम खाना कर रहे थे, तब उन्होंने पढ़ा कि बाबर की ये इच्छा थी कि उनका मकबरा जो है वो काबुल में बनाया जाए। तो ये बात जब अब्दुल रहीम खाना ने अकबर से कही, तभी इसके बाद इनका जो मकबरा है आगरा से कहाँ पर कर दिया गया था, काबुल शिफ्ट
मतलब इनको यहाँ पर दफनाया गया था, मगर इनके कुछ अवशेष जो बचे हुए अवशेष थे वह कहाँ दफना दिए गए, काबुल में दफना दिए गए थे। तो इस तरह से इनका मकबरा कहाँ है, भारत से बाहर काबुल में है। ठीक है, तो ये हो गया बाबर के मकबरे के बारे में बात। और बाबर हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है यानी काबुल में। और एक और शासक हैं, यानी बाबर के बाद अगर कोई दूसरे शासक आते हैं तो वे जहांगीर थे, जिनका भारत से बाहर मकबरा बनवाया गया था। कहाँ पर, शहदरा, लाहौर में। तो वह हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो आई होप आपको बाबर अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।